नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री जी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो एक फील्ड ऐसी है जिसमें वो बहुत बड़ी शोहरत हासिल कर लेते हैं। वो फील्ड है एक्टिंग की। आजकल मुझे भी एक्टिंग का बड़ा भूत सवार है। जब मैं पढ़ता था तो मैं थिएटर करता था, तो आजकल मुझे भी एक्टिंग करने का भूत सवार है। शॉर्ट फिल्म में जो मैं बना रहा हूँ उसमें मैं बहुत जल्दी एक्टिंग करता हुआ नजर आऊंगा। अब आप लोग कहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। हो सकता है एक्टिंग देखी हमने प्रधानमंत्री को, माँ को इतनी गालियां, माँ को इतनी गालियां। मेट्रो का उद्घाटन करना था दिल्ली से मेरठ का, और उसमें फिर कांग्रेस आ गई कि कांग्रेस नंग्याई पे, कांग्रेस तो पहले ही नंगी है और फिर नंग्याई पे बातें उन्होंने, जो प्रदर्शन हुआ था एआई सम्मेलन का, उसकी कर डाली। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री की भाषा कैसी है। मेरी माँ को ऐसी गाली दी। मुझे नहीं याद है कि किसी ने प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी। माँ सबकी एक जैसी होती है, जैसे प्रधानमंत्री की माँ, जैसे मेरी माँ, वैसी राहुल गांधी की माँ। प्रधानमंत्री जी के मुंह से हमने जरूर सुना था इटली की विधवा, बछड़ा, ऐसे शब्द जो प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देते। कारण क्या है? प्रधानमंत्री जी इतना घबराए हुए क्यों हैं? क्या सत्ता के अंदर कुछ बड़ा विद्रोह चल रहा है? क्या मंत्रिमंडल फेरबदल होने वाला है और नितिन गडकरी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने आज बड़े जबरदस्त खुलासे किए हैं। मैं उनके पास लेके चलता हूं। आपसे अनुरोध है कि 4 PM फिल्म्स, जिसका आप लोगो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बहुत शानदार दूसरी फिल्म हमारी जिंदगी रीलोड इस पे आने वाली है। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब आपका, अभिनंदन आपका। धन्यवाद संजय जी, आपका भी, आपके दर्शकों का भी, और आपके जो चाहने वाले दर्शक हैं जो आपको अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हैं, उनका विशेष धन्यवाद। हाँ, उन्होंने आज कुछ दर्शकों ने मैसेज भेजा है कि मलिक साहब से कहिए कि वो मिठाई खिलाएं, क्योंकि मेरठ के रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से मेरठ एक बहुत बढ़िया ट्रेन शुरुआत कर दी, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। ये अलग बात है कि पत्रकारों की बड़ी फजीयत हो रही है, जो उन बेचारों को सड़क पे बैठा के, जमीन पे बैठा के खाना खिलाया जा रहा है। वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि पत्रकारों के गोदी मीडिया की हैसियत बताते रहते हैं, ये जमीन पे बैठा के खाना खिला रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी बड़े अपनी रोह में आ गए। मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो माँ को गाली दी, माँ को गाली दी, ये आलाप वो क्यों करते रहते। मैंने तो पिछले कई महीनों से उनकी माता जी के लिए जो स्वर्गीय हो गई कुछ सुना नहीं। हाँ, लेकिन जो माँ जिंदा है उनके बारे में जो उन्होंने कहा था वो आज भी मेरे कानों में गूंजता है कि इटली की विधवा, तो वो भी राहुल की माँ थी। माँ सबकी एक जैसी होती है, चाहे वो मोदी जी की माँ हो, चाहे वो राहुल की माँ हो, या किसी की भी माँ हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी फिर वो कह रहे थे कि कांग्रेस तो नंगी पार्टी है और नंगाई करने की जरूरत क्या थी। मुझे याद आया कि महंगाई के टाइम पे स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़क पे बैठ जाती थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई बार ऐसा हुआ कि जब सम्मेलन हो रहा है, विदेशी लोग आए, उनके सामने प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन करना तो मुझे लगता है कि किसी का भी ऐसा नहीं है कि अधिकारों, अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई वहां प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए था जहाँ पे विदेशी लोग हैं, और कुछ का कहना है कि क्यों नहीं प्रदर्शन कर सकते थे, कि आप जब सारी अभिव्यक्ति की आज़ादी आपने बंद कर दी है तो फिर क्यों नहीं किया जा सकता था। लेकिन ये अलग अलग मत है। और मैं पहले मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। रवीश कुमार ने बहुत अच्छा एक नोट लिखा है जो सभी दर्शकों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। रवीश जी ने लिखा है कि प्रदर्शन करना एक वैध लोकतांत्रिक अधिकार है और प्रक्रिया है। दुनिया भर में बड़े आयोजनों के सामने प्रदर्शन होते रहते हैं। जिस संयुक्त राष्ट्र में लोग केवल हिंदी में भाषण देकर हेडलाइन में छा जाते हैं, उस संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय के बाहर लगातार प्रदर्शन होते रहते हैं। जिन देशों को इससे हैरानी होती है वो मूर्ख हैं और उनके यहाँ प्रदर्शनों को बुरा माना जाता होगा। बदनामी प्रदर्शन से नहीं हुई है, बदनामी हुई है खराब आयोजन से, गलगोटियाकरण से, झूठ बोलने से। 5G के देश में लोग वाईफाई की शिकायत कर रहे थे, उससे बदनामी हुई है। बच्चियों के तस्कर एपिस्टीन से रिश्ता रखने वाले बिल गेट्स को बुलाने से बदनामी हुई है। जब तक आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं, इससे देश की छवि बेहतर होती है कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इसे ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। अमेरिका में मिनेसोटा में रोज प्रदर्शन हो रहे हैं और दुनिया भर में छप रहा है। क्या इसलिए अवैध घोषित कर दिया जाए कि मिनेसोटा के प्रदर्शनों से अमेरिका की छवि खराब हो रही है? बेकार तर्क है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जो साहसिक फैसला दिया, अपने ही राष्ट्रपति को जगह दिखा दी, इससे अमेरिका की छवि खराब नहीं हुई है बल्कि बेहतर हो गई है।
ट्रंप के टैरिफ का हजारों कंपनियों ने विरोध नहीं किया होता तो अमेरिका के इतिहास में ये शानदार क्षण नहीं आता। उन कंपनियों को विरोध करना अपने आप में प्रदर्शन करना है। अगर देश का मीडिया प्रदर्शनों को देश की छवि से जोड़ने लग जाए, इसका मतलब है वो मीडिया नहीं है, वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसके जरिए लोकतंत्र को खत्म किया जाता है। मैं 100% रवि जी की बात से सहमत हूं। जब प्रदर्शन किसानों के प्रदर्शन को खालिस्तानी कहने लगे सरकार और सरकार की चंपू मीडिया उन्हें आतंकवादी कहने लगे, तो इस प्रदर्शन से विलाप करना स्वाभाविक था। और ये बात सही है, जितना इस प्रदर्शन को लेकर अगर छवि खराब हो गई, उससे ज्यादा गलगोटियाकरण से छवि खराब हुई, वहां की अव्यवस्थाओं से छवि खराब हुई। लेकिन मीडिया सबसे ध्यान गलगोटियाकरण से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात कर रहा है। आपका क्या मानना है मलिक साहब? तो जैसे आपने कहा कि हमारे जो प्रशंसक हैं आपके और हमारे चैनल के, आपके चैनल के जो चाहने वाले हैं मेरठ के, उनको हम मिठाई नहीं गुड़ खिलाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो गुड़ फेमस है। प्रधानमंत्री जी को और जयंत चौधरी को भी गुड़ खिलाने का ही काम वहां हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आज मेरठ में भाषण दिया है, पहली बात तो आप मेरठ का ही समझ लीजिए कि जिसमें वो गए थे, अभी कुछ दिन पहले ही कुछ किलोमीटर वो ट्रेन का उद्घाटन मोदी जी ने किया था, कुछ महीने पहले। वो फिर अभी 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ी, उसका फिर उद्घाटन करने पहुंच गए। कहीं भी जहां फोटो खिंचाने का मौका प्रधानमंत्री जी को मिलता, वहां पहुंच जाते हैं और साथ ही अपनी भड़ास भी निकाल देते हैं। प्रधानमंत्री जी जो घबराहट में है, वो इस चीज को लेकर घबराहट में है कि पिछले जो बजट सेशन चल रहा है और बजट सत्र में राहुल गांधी ने उनको जो घेरने का काम किया है, उससे वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। बिरला जी ने उनको आगाह भी किया, उनका डर और बढ़ गया है, वो पार्लियामेंट ही नहीं जा पा रहे हैं, सदन में ही नहीं जा पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनका एक डर है। और वो जो चौतरफा घिरे हैं, चाहे अमेरिका डील हो, चाहे किसानों का विरोध हो, चाहे राहुल गांधी का डर हो, वो सबको करने के लिए बैकफुट पे आज दिखाई दे रहे हैं। आपने बात की है कि जो एआई समिट हुआ था, उसमें युवा कांग्रेस के कुछ युवा छात्रों ने, युवा नेताओं ने एक प्रदर्शन किया है टी शर्ट निकाल के। पहली बात तो मुझे भी लगता है अगर नहीं करते, कांग्रेस के पास बहुत अच्छा एक मौका था, उन्होंने खाम में ये मौका भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को दे दिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर कर दिया है तो ये एक अग्रेसन है युवाओं का भी। संजय जी, अगर आप शर्ट निकालने को और इस तरह के प्रदर्शन करने को विरोध और दूसरी चीज बता रहे हैं, तो मुझे याद आता है जब सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे और वो लंदन में शायद लॉर्ड्स के मैदान में उन्होंने मैच जीता था, वहां उन्होंने शर्ट निकाल के अपनी शर्ट घुमा दी थी और उससे जो है ऐसा अग्रेसन और ऐसा एक आक्रामक टीम में जोश आ गया था। वो जोश बरकरार रहा कई सालों तक भारतीय टीम का। तो ये तो जोश देने की बात है, युवाओं में जोश है। आपको अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो आपको गलघोटिया का प्रदर्शन भी बुरा लगना चाहिए। एक सेकंड रोकूंगा सिर्फ। ईरान के पर्दा प्रथा का विरोध करने के लिए एक लड़की निर्वस्त्र हो गई थी, उसने अपने कपड़े उतार दिए थे। जी जी और जी, ये पूरी गोदी मीडिया उस लड़की के समर्थन में खड़ी हो गई थी। मुसलमानों को विरोध करना था, इसके समर्थन में खड़ी हो गई थी। और ये बहुत सारी जो आज कह रहे हैं कपड़े उतारने को, ये उस लड़की के कपड़े उतारने के प्रदर्शन को सही मान रहे थे। बहुत सारी घटनाएं हैं संजय जी, उसमें एक एक में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो भी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कौन सी कमी छोड़ दी। चलो उन्होंने तो शर्ट उतार दी, प्रधानमंत्री जी का जो भाषा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री का जो भाषण होना चाहिए, उसमें वो बता रहे हैं कि कांग्रेस नंगई पे उतर आई है। कांग्रेस तो पहले से ही नंगी थी। क्या ये प्रधानमंत्री की भाषा है? प्रधानमंत्री जी क्यों हड़बड़ाहट में है? और आप अफसोस देखिए, वो उसी मेरठ की रैली में ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ठीक है, अच्छी है, कांग्रेस खराब है। अरे भाई, 1 महीने बाद तो वहां वेस्ट बंगाल में चुनाव है, ममता जी कैसे अच्छी हो गई? आपको उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना क्या? ये क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? क्या ममता जी के साथ भी कोई साठगांठ चल रही है क्या? वहां ममता जी को जिताने के लिए सेंट्रल में उनसे कुछ फायदा लेने की भी कुछ पार्टी बात कर रही है क्या? ऐसा भी कुछ चल रहा है क्या? जैसा कि मैंने एक चर्चा बताई थी आपको, हालांकि ज्यादा चली नहीं है क्योंकि डोरे अखिलेश पे भी डाले गए हैं कि उत्तर प्रदेश में आप अपनी सरकार बनाइए और हमारा फायदा थोड़ा सा सेंटर में कर दीजिए क्योंकि हम नुकसान में हैं, भरोसा नहीं है नीतीश कुमार कब पलट जाए।
और चंद्रबाबू नायडू कब जो है पलटी मार जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा और हम आपको उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बनवाते हैं और बाबा भी निपट जाएंगे। एक लाठी से दो काम हो जाएंगे, हमारी केंद्र की सरकार बच जाएगी और बाबा का सोटा जो घूम रहा है वो सोटा जो है आप ही कर सकते हो, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। साथ ही अखिलेश जी ने आज कह दिया है इनके डिप्टी सीएम को कि आइए 100 विधायक ले आइए और मुख्यमंत्री आप ही बन जाइए और 1 हफ्ते का टाइम आपको है, आइए। या खाली बटुक ब्राह्मणों को भोजन ही कराते रहेंगे और या खाली जो है बाबा के खिलाफ ही बोलते रहे, कुछ करेंगे भी? तो उन्होंने तो ऑफर दे दिया, उन्होंने भी तो एक हिसाब से जो है शर्ट निकाल के घुमा दिया, अखिलेश ने चैलेंज कर दिया है। तो ये जो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी हड़बड़ाहट में है, ये आपको समझने वाली बात ये है कि विरोध के सुर विपक्ष से तो आ ही रहे थे, अब अंदर से आने लगे। संजय जी, आप जिस हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, जिस बटोगे कटोगे की बात आप करते थे, यहाँ तो आप खुद ही बटने लगे। शंकराचार्य जी तो संत समाज से आते हैं, शंकराचार्य तो हिंदू हैं, ये तो हिंदू ही बटने कटने की बात करने लगे। यूजीसी पे जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आ नहीं रहे हैं चैनों की डिबेट में, वो हमारे भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि ये तो गृह युद्ध हो जाएगा देश में। अब आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं गृह युद्ध हो जाएगा। अगर यही भाषा किसी विपक्ष के नेता ने बोल दी होती, यही किसी आम आदमी ने बोल दिया होता, वो अभी जेल में नहीं होता क्या? राम भद्राचार्य जी के आज मलिक साहब, मुझे अखिलेश यादव जी पे आज थोड़ा गुस्सा आया। गुस्सा इसलिए आया कि उन्होंने कहा कि परम पूज्य स्वामी राम भद्राचार्य जी के जो शिष्य हैं, तो मुझसे गलती हुई कि राम भद्राचार्य पे 400 BC का मुकदमा लिखा था, मैंने मुकदमा वापस ले लिया। तो मुझे गुस्सा आया कि अखिलेश जी को ऐसे आदमी को उसी समय ठीक कर देना चाहिए। ये आदमी मुझे इतना घिनौना, इतना घृणित लगता है। पता नहीं ये कैसे गेरुए वस्त्र पहनता है और कैसे इसको वो किसी पीठ का लोग पूजा करते हैं। इसकी जवान पे हर समय नफरत रहती है। कभी किसी का गला काटने की बात करता है, कभी महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करता है, और अब तो इसका शिष्य जो खुद गैंगस्टर रहा है, अभी आप जिस जगह के रहने वाले हैं, आप ही का पड़ोसी है वो, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, जिसने शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर मुकदमा लिखवाया है। खुद गैंगस्टर है, माफिया है। अब तो ब्रिजेश पाठक के साथ भी उसकी फोटो वायरल हो रही है। बाकी तो राम भद्राचार्य, क्योंकि राम भद्राचार्य खुद अपने आप में इतना घृणित आदमी लगता है मुझे, तो वो उसकी भाषा इतनी घिनौनी लगती है, तो उसके शिष्य भी ऐसे ही होने चाहिए और है, दिख रहे हैं। मुझे बताइए, ये जो आदमी है, जो गैंगस्टर है, जो माफिया है, अब ये भी महात्मा हो गया, ये भी गेरुए वस्त्र पहने हो गए। सारे गुंडे अब क्या गेरुए वस्त्र में ही आ जाएंगे? सारे माफिया अब क्या गेरुए वस्त्र में आ जाएंगे? रावण भी गेरुए वस्त्र पहन के गया था सीता जी का हरण करने के लिए। तो ये जो रावण के रूप में ये जो माफिया नए नए पैदा हो रहे हैं, गुंडे हो रहे हैं, जिनकी जहरीली जवानें हैं, क्या ऐसी जवान अब के जरिए इस्तेमाल करके शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद को निपटाने की रणनीति क्या भारी नहीं पड़ जाएगी योगी आदित्यनाथ को? इतना हल्का लग रहा है मामला क्या? नहीं संजय जी, आप ये देखिए कि ये जो आशुतोष पांडे हैं, जिनको आशुतोष ब्रह्मचारी लोग बता रहे हैं, ब्रह्मचारी भी बता रहे हैं, और इन पर दुष्कर्म के भी आरोप हैं। इनके ऊपर वसूली के, ठगी के, लुटेरे के और जो है गैंगस्टर के, इन पर चार्ज लगे हुए हैं। और अभी 21 मुकदमे तो जिंदा हैं जो चल रहे हैं। और जब से योगी जी की सरकार आई है, उनके खास शिष्यों में आते हैं, तब से तो मुकदमे हुए ही नहीं इनके ऊपर, और हुए भी, और उसके बावजूद भी अगर हो गए हैं तो इससे पता चलता है कि कितने क्रांतिकारी आदमी होंगे। अब शंकराचार्य के ऊपर अगर हमें FIR करनी है, केस करना है, तो ऐसा ही कोई क्रांतिकारी आदमी चाहिए, कोई भला आदमी तो मुकदमा उन पर करेगा नहीं। तो इन्होंने जो इनके ऊपर मुकदमा किया है, जो FIR की है, उसमें सबसे गंभीर बात जो है, उसमें जो खबर हमने निकाली है कि उस दिन का चार्ज लगाया, शायद वो 18 जनवरी 1926 है, जिस दिन उन्होंने पहले दिन धरना प्रदर्शन शुरू किया था शंकराचार्य जी ने। उस दिन कह रहे हैं कि दुष्कर्म हुआ है बटुक ब्राह्मणों के या उनके शिष्यों के साथ। बताइए, वो धरने पे बैठे हैं, माघ मेले में हैं। अरे भैया, कुछ तारीख वारीख तो ठीक कर लेते। तो प्रथम दृष्टया ये साबित हो जाता है कि ये फर्जी FIR है और ये सरकारी अधिकारियों ने दबाव में की है, ये कोर्ट में टिक नहीं पाएगी। इसीलिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि भाई जांच जल्दी हो जाए तो अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कैमरा नहीं बनाए कि जो हुआ ही नहीं है उसको प्रदर्शित कर दे। तो हम शंकराचार्य जी कहना चाहते हैं कि आजकल AI का जमाना है और मोदी जी ने AI सबमिट किया है,
और आपने देखा नहीं, वहां पे जो नहीं था वो भी हो गया है। वो जो है, हम एक कुकुर ले आए थे चाइना का और उसको अपना बना के हमने कह दिया था। पता चला दुष्कर्म किसी और का कर रहे हैं और अपना आपका मुंह लगा के चला देंगे और ये कह देंगे ये वीडियो आ गया और आप साबित करेंगे, तब तक खेला हो चुका होगा। मलिक साहब शंकराचार्य को संजय जोशी कांड पता नहीं है पूरा। तो संजय जोशी ने सीढ़ी बना के तो था ही नहीं, वो संजय जोशी के नाम पे चिपका दिया और गया। वो तो कितने साल पुराना था। अरे भाई, तब तो एआई था ही नहीं। तब तो एआई था ही नहीं और वीडियो में छेड़छाड़ संभव नहीं थी, तब भी हो गया था। तो अब तो एआई का जमाना है। तो शंकराचार्य जी गलत फहमी में है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है संजय जी। अब देखिए, ये जितनी नंगई पे खुद उतर आए हैं, जितनी नंगई पे भारतीय जनता पार्टी उतर आई है, और ये उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा, मैं वही तो आपको कह रहा हूँ। ये तो हमें समझा रहे थे कि बटोगे कटोगे, तो ये किसको बांट रहे हैं हम? ये यूजीसी पर किसको बांट रहे हैं? ये संतों पे इस संतों को इस तरह अलग अलग करके संतों के ऊपर एफआईआर करा के ये किसको बांटने का काम कर रहे हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि शंकराचार्य जी के पीछे लोग खड़े होंगे, भले लोग खड़े होंगे, हिंदू धर्म के लोग खड़े होंगे, सनातनी लोग शंकराचार्य जी के पीछे खड़े नहीं होंगे? लोग सच्चाई नहीं जानते हैं? तो योगी जी की बुद्धि कहाँ चली गई है? ये हमें उनके ऊपर दया आने लगी है। हमें तो लगता था बड़ी अच्छी कानून व्यवस्था चला रहे हैं, बड़ा अच्छा सोटा उनका मजबूत घूम रहा है, लेकिन अब तो हमें दया के पात्र लगने लगे हैं जब उनकी इस तरह की चीजें सामने आती है। दूसरी बात, अगर संजय जी आप देखेंगे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं घबराहट सत्ता की कुर्सी को लेके है, चाहे वो दिल्ली की कुर्सी हो, चाहे वो लखनऊ की कुर्सी हो। घबराहट दोनों तरफ बरकरार है, क्योंकि जब से आप दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई देख रहे हैं, उसमें बीच के लिए कुछ न कुछ चाहिए, और शंकराचार्य जी बीच में फंस गए हैं। शंकराचार्य के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है, और शंकराचार्य जी जो है खाम खामे बीच में माध्यम बन गए हैं, क्योंकि इनको सीधे सीधे लड़ाई लड़ी नहीं जा रही है, इनको बीच में कोई माध्यम चाहिए, और वो माध्यम शंकराचार्य जी जाने अनजाने बन गए हैं। इसलिए सारा तमाशा आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शंकराचार्य को माध्यम बना के लंबी लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। लड़ाई एक और अमेरिका के साथ भी चल रही है टैरिफ को लेकर। सुप्रीम कोर्ट वहां का ऐतिहासिक फैसला देता है, लेकिन ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं। एपिस्टीन की फाइलों में भी इजराइल का कुछ जिक्र था, डांस नाच गाने का भी जिक्र था, और इजराइल जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, इजराइल जाने से एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे? अमेरिका के जरिए इजराइल को महत्व देंगे, वो ज़्यादा महत्व देंगे, और इजराइल के जाने से अपने हिंदू वोट बैंक को भी थोड़ा मजबूती मिलेगी, क्योंकि इजराइल के नाम पे कुछ कट्टर हिंदू खुश हो जाते हैं, कट्टर हिंदू खुश हो जाते हैं। हालांकि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो इजराइल ने खुल के मदद नहीं करी थी हमारी, लेकिन ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है, फिर से इजराइल के पीछे लगे हुए हैं हम लोग। इजराइल जैसा खुद भारत को नहीं बना सकते, लेकिन इजराइल के पीछे रहे हुए हैं। ये अमेरिका बार बार रुक रुक के दर्द क्यों दे रहा है? क्या लग रहा है आपको मलिक साहब? संजय, देखिए, ये जो डील हुई है अभी, हमारी जो ट्रेड डील है प्रस्तावित है, अभी फाइनल तो हुई नहीं है, इसमें अभी समझौते भी पूरी तरह नहीं हुए हैं। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि वहां से मेल आया था और मेल का जवाब इन्होंने नहीं दिया है। प्रधानमंत्री जी 25 और 26 को इजराइल जा रहे हैं, और कुछ डील में बदलाव हो सकता है, क्योंकि इसी बीच वहां के सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है, और जो डील है उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जिससे देश में उथल पुथल मच सकती है। इसमें कई सारे ऐसे फैसले हैं, कई सारी ऐसी परमिशन भारतीय सरकार दे रही है जो उन्होंने मांगी है अमेरिकन ने, उससे यहाँ त्राहिमाम हो जाएगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, खासकर किसान, क्योंकि किसान तबाह हो जाएंगे उससे अगर ये डील लागू हो जाती है तो ये भी मोदी जी को एहसास है कि अगर ऐसा हो गया तो उनके लिए बहुत बड़ा मामला बन जाएगा। तो वो कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए इजराइल जा रहे हैं, और हमारे सूत्रों का ये भी कहना है कि वहां पे कोई वो बड़ी या छोटी कोई भी एक ऐसी डिफेंस डील करके आएंगे जिससे कि इजराइल थोड़ा सा उनके पक्ष में आए और अमेरिका के ऊपर दबाव बनाए और अमेरिका को थोड़ा झुकाने का काम करे, ताकि इनकी जो शर्तें हैं, भारत सरकार की शर्तें अमेरिका मानने, इस तरह की खबरें हैं। और दूसरी चीज ये है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी अग्रेसिव होकर मोदी जी को घेरने का काम कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा भी जुगाड़ वहां ढूंढने जा रहे हैं कि राहुल गांधी को कैसे टाइट किया जाए। पेगासस का कुछ असर है क्या? पेगासस जैसी कोई चीज दोबारा कर सकते हैं क्या? उस पर भी कुछ चर्चा है क्या? मेरे सूत्रों का ये कहना है। जी मलिक साहब, ये जो अमेरिका का मुद्दा है, क्या लगता है आपको कि इतनी आसानी से निबट जाएगा?
एपिस्टीन का जिन इतनी आसानी से निबट जाएगा। अनिल अंबानी ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं, ईडी को गरिया रहे हैं एक तरह के कि मैं नहीं आऊंगा, जो पूछना है मुझसे लेटर भेज के पूछ लो। कोई साधारण आदमी होता तो उठा के बंद कर दिया गया होता। अरविंद केजरीवाल ने को ईडी ने बड़े आराम से बंद कर दिया। वो 100 करोड़ रुपए कहीं नहीं थे, 1 करोड़ रुपए के 1 लाख रुपए भी बरामद नहीं हुए। कई महीने अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए। अनिल अंबानी पे मेहरबानी इसलिए कि मेरे को एक उद्योगपति ने कहा कि अगर अनिल अंबानी को गिरफ्तार कर लिया ईडी ने तो सरकार गिर जाएगी। अनिल अंबानी के पास वो दस्तावेज हैं सरकार के, इससे सरकार एक दिन नहीं ठहर सकती। आपको लगता है कि राफेल से एपिस्टीन तक का जो सफर है अनिल अंबानी का, एक दिवालिया कंपनी को प्रधानमंत्री जी ले गए, राफेल सौदे में डाला, एपिस्टीन फाइलों में उसका जिक्र अय्याशी में, रंगीनियों में अनिल अंबानी का बड़े प्रमुखता से है। क्या लगता है कि अनिल अंबानी की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सरकार पर संकट के बादल आ जाएंगे? हरदीप पुरी को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो उनके परिवार पर भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन हरदीप पुरी को सरकार बचा रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है जैसा मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हरदीप पुरी के चक्कर में पूरी सरकार ही निपट जाए? जो बदनामी हरदीप पुरी को लेके हो रही है वो किसी ने सोची नहीं थी। प्रधानमंत्री क्यों बचा रहे हैं हरदीप पुरी को? क्या कारण है हरदीप पुरी को बचाने का? ठीक है संजय जी, जैसे आपने ईडी का जिक्र किया है कि ईडी को धमका रहे हैं अनिल अंबानी, ईडी तो तोता है। ईडी तो तोता, मैना और जो हम बताते हैं कोयल है, वो तो सरकार की। तो सरकार जब तक कुछ इशारा करेगी नहीं, बटन दबाएगी नहीं, तो वो कुछ नहीं करेंगे। ईडी को तो आप छोड़ दीजिए। ईडी तो वो है कि जो मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेती है। आपने केजरीवाल का जिक्र किया, हेमंत सोरेन को कर लिया था उन्होंने सीएम रहते हुए। जब वो, अगर सरकार चाहेगी तो सब हो जाए। यहाँ सरकार चाह नहीं रही। सरकार क्यों नहीं चाह रही है कि सरकार के जो मुखिया हैं वो फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। सरकार के मुखिया चाहे हरदीप पुरी हो और चाहे अनिल अंबानी हो, इस बात में आपकी सत्यता है कि उनके पास इस तरह की जानकारी है, इस तरह की चीजें हैं। अगर उनको ज्यादा छेड़ाछाड़ी करेंगे तो सरकार के ऊपर खतरा मंडरा सकता है, इसीलिए उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा है। हरदीप पुरी का इतना सारा मामला होते हुए भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। उनका इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है। सरकार उनके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही है। वो खुलेआम घूम रहे हैं। अब उन्होंने कल ही एक, हमारे बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है मोदी जी को, बहुत सुंदर। उसका अनावरण करने भी हरदीप पुरी जी आए थे। तो जो हरदीप पुरी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, गदगद थे उनके साथ फोटो खिंचवा के, जैसे बहुत बड़ी हस्ती के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। और कई सारे लोग इसलिए नहीं आए कि वहां हरदीप पुरी जी आ रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। तो ये माहौल दिल्ली में आजकल चल रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री जी इन परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, इसी से निकलने के लिए तो इजराइल जा रहे हैं। तो कम से कम 25-26 तारीख तक तो कुछ होने नहीं जा रहा है। उसके बाद जो तय होगा, इसमें यह है कि आप बहुत जल्दी देखेंगे कैबिनेट में विस्तार होगा, फेरबदल होगा और कई सारे मंत्री हटाए जाएंगे। उसमें पर्यावरण मंत्री भी हो सकता है, शिक्षा मंत्री भी होंगे, हरदीप पुरी जी भी होंगे, कई लोगों को बदला जा सकता है। अब हरदीप पुरी जी को बिल्कुल ही पैदल किया जाएगा, इतनी हिम्मत क्या मोदी जी में है, वो भी देखने वाली बात है। क्योंकि आपको याद होगा, स्टीम फाइल में नाम आने के बावजूद प्रधानमंत्री जी ने इनको जन्मदिन की बधाई ट्वीट करके दी थी। अगर किसी इस तरह के व्यक्ति का नाम आ जाता है, एमजे अकबर का नाम खाली मी टू में किसी महिला ने लिया था और वो दिल्ली नहीं पहुंचे थे, उनको हटा दिया गया था। कांग्रेस के जमाने में हमने कई सारे मंत्री देखे थे, रेल मंत्री पवन बंसल, देश के गृह मंत्री, जब मोदी जी पहुंच गए थे वहां पे 2008 में हमला हुआ था मुंबई में और मोदी जी मुंबई पहुंच गए थे और इन्होंने मीडिया के सामने जिस तरह से डांस किया था वो आपको याद है। और तत्कालीन गृह मंत्री को कांग्रेस ने 1 मिनट में हटा दिया था। तो कांग्रेस के जमाने में जिस प्रकार के इस्तीफे होते थे, जिस प्रकार से लोगों को हटाया जाता था, यहाँ तो कोई उसका नाम लेवा ही नहीं है। यहाँ तो हटाने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा पूरा उत्तराखंड सड़कों पे था 15 दिन। मुख्यमंत्री जी अभी मजे में बने हुए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो हरदीप पुरी जी इतनी आसानी से हट जाएंगे, मुझे नहीं लगता। आप कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल हो सकता है, नितिन गडकरी के पर कतरे जाएंगे अगर ऐसा हुआ, या नितिन गडकरी को और जिम्मेदारी मिलेगी? नहीं, देखिए जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आरएसएस भी मोर्चे पे आ गया है और आरएसएस को एक मौका मिल गया है। जब जब प्रधानमंत्री जी कमजोर स्थिति में होते हैं तब तब आरएसएस थोड़ा सा हावी होने की कोशिश करता है। और गडकरी जी की नजदीकियां हैं संघ के साथ,
संघ के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि गडकरी जी की पदोन्नति हो सकती है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक बात है, संघ भी एक्टिव होगा इस बार। संघ बहुत दिनों से खामोश होकर देख रहा है। संघ एप्स्टीन फाइल पे क्यों नहीं बोल रहा? बोलना चाहिए ना, कि बात चरित्र की आती है, बड़े चरित्र के नैतिक ज्ञान देता है संघ। एप्स्टीन फाइल पे क्यों खामोश है? नहीं, एप्स्टीन फाइल पे तो संघ भी खामोश है, बीजेपी भी खामोश है, सभी खामोश है, कांग्रेस भी खामोश ही है एक हिसाब से। उन्होंने ही कौन सा कुछ बोल के कुछ कर लिया। अभी स्टीम फाइल की कुछ चीजें खुल के पूरी तरह आई नहीं है भारत के हिसाब से, अगर आप देखेंगे, इसीलिए थोड़ा लोग बच रहे हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से तथ्य सामने नहीं आए हैं। और संघ क्यों बोलेगा? संघ तो भारतीय जनता पार्टी का ही पार्ट है, भारतीय जनता पार्टी की माँ है। माँ थोड़े ही अपने बेटे के लिए खराब बोलेगी, तो संघ को बोलने की जरूरत नहीं। और संघ बाद में भी कुछ बोलेगा, मुझे इस पर भी थोड़ा संशय है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें की हमसे। बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।